नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी एसएससी में वीपीओ के लिए जो आपकी मेंस की परीक्षा होनी है, उसमें पंचायती राज के 65 अंक आएँगे, ठीक है? ये जो 65 अंक होंगे, इनमें 20 अंकों का योजना और साथ ही साथ 45 अंकों का पंचायती राज होगा। ये जो क्विज़ है, ये जो क्वेश्चन्स हैं, ये आपको पेड क्विज़ के रूप में पेड नहीं है बल्कि ये सभी के लिए ओपन है। यानी ये क्विज़ के रूप में आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। तो आपको अगर ये क्विज़ अटेम्प्ट करनी हो तो आप हमारे किसी भी बैच से जुड़े हों या ना जुड़े हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सीधे-सीधे एप्लीकेशन में रजिस्टर करके अपने आप को क्विज़ वाले ऑप्शन में जाना और वहाँ से आप इन क्विज़ेज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो। लगातार वहाँ क्विज़ डाली भी जा रही हैं और नए-नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन में आपको वीपीओ के लिए 2 बैच मिल जाएँगे। एक तो मॉक टेस्ट के बैच और साथ ही साथ 65 अंकों का कंप्लीट थ्योरी बैच। अगर आप इसको लेना चाहें, तो आप इनको जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि पीके थुंगन समिति के अनुसार पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो पीके थुंगन साहब हैं, इनकी अध्यक्षता में समिति कब बनी थी? तो उठा लो पीके थुंगन साहब को। पीके थुंगन को जब आप उठाओगे तो इनसे पता ये चलता है कि 1988 में इस समिति का संबंध है वर्ष 1988 से। ये जो समिति थी जो पीके थुंगन साहब की अध्यक्षता में बनाई गई थी, दरअसल यह संसद की सलाहकार संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति थी कि एक उप समिति थी। ठीक है, यहाँ तक अच्छा। क्या इसने सुझाव दिए? तो जो भी पंचायती राज संबंधी समितियां बनाई जा रही थी, पंचायतों को कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, इनके संबंध में ही हर एक समिति ने सुझाव दिए हैं। तो लिहाजा इन्होंने भी क्या सुझाव दिए होंगे? इन्होंने भी सुझाव दिए होंगे कि पंचायती राज को मजबूत बनाने के सुझाव बनाने के सुझाव ये भी इन्होंने दिए होंगे। बोलो भाई। और इन्होंने एक सुझाव ये दिया था पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए। इन्होंने कहा था जो भी पंचायती राज व्यवस्था हो वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था, लगभग वही पीके थुंगन साहब भी कह रहे हैं। बलवंत राय ने कहा था कि भाई त्रिस्तरीय होनी चाहिए, लेकिन अशोक मेहता जी ने कहा था कि नहीं, द्विस्तरीय होनी चाहिए। जीवीके राव ने कहा था कि नहीं नहीं, 4 स्तर होने चाहिए। लेकिन बलवंत राय जो मेहता थे, बीआरएम बलवंत राय मेहता, इन्होंने 3 स्तर का सुझाव सबसे पहले दिया था और पीके थुंगन ने भी इन्हीं की बात रिपीट कर दी। पीके थुंगन को जब आप और पढ़ते हो, तो इन्होंने जिला परिषद के बारे में क्या कहा है? इनके लिए जो जिला परिषद नामक इकाई थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली थी, थुंगन साहब के अनुसार। इन्होंने कहा है कि जिला परिषद पंचायती राज की, या हम कहें पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था की धुरी थुंगन साहब के अनुसार क्या था? जिला परिषद। इसके अलावा इन्होंने कहा जिला में जिला में योजना निर्माण होना चाहिए और योजना निर्माण और विकास के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पीके थुंगन साहब ने कहा कि ये जो जिला परिषद है, यही कार्यकारी निकाय होना चाहिए। लेकिन अब आप समझ पा रहे होंगे बलवंत राय ने क्या कहा था? बलवंत राय मेहता ने कहा था कि जो पंचायत समिति है, यानी कि मध्यवर्ती निकाय, वो कार्यकारी समिति होना चाहिए। लेकिन कार्यकारी निकाय पीके थुंगन के अनुसार क्या था? जिला परिषद। और अब आप जब पढ़ोगे अशोक मेहता समिति को, उनके अनुसार भी जिला परिषद कार्यकारी था। तो इस पॉइंट पर अशोक मेहता और पीके थुंगन एक हो गए थे। जबकि बलवंत राय मेहता के अनुसार जो कार्यकारी निकाय होना चाहिए वो मध्यवर्ती स्तर होना चाहिए। ठीक है। और यही थे जिन्होंने कहा था कि पंचायती राज का कार्यकाल 5 साल हो। तो वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल, थुंगन साहब के अनुसार। नेक्स्ट देखो 102, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करो। गॉडगिल समिति 1985 में बनी थी, हनुमंत राव समिति 1984 में थी, पीके थुंगन अभी मैंने बताया है 1988 से संबंध है इसका, और एलएम सिंघवी का संबंध 1986 से है। तो ये दोनों तो आपके सही हैं। अब बची बात हनुमंत राव की और गॉडगिल समिति की। तो हनुमंत राव समिति का संबंध है 1984 से, ये भी सही है। लेकिन गॉडगिल जो समिति है,
वो 85 से संबंधित नहीं है, वो है 1988 से। देखो, कुछ समितियां हैं जो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, पूछी जा सकती हैं आपसे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं गॉडगिल को ही उठा लूँ, गॉडगिल समिति। मुझे बताओ इसका संबंध किस वर्ष से है? मैं कुछ समितियां लिख रहा हूँ, आप अपने दिमाग में सोच के देखो, क्या आपको याद है? मैंने लिखा दांतेवाला समिति, दांतेवाला समिति। मुझे बताओ इसका संबंध किस वर्ष से है? दिमाग दौड़ाओ और सोचो। हनुमंत राव, हनुमंत राव समिति। सोचो किस वर्ष से इसका संबंध है? मैंने लिखा पीके थुंगन समिति। बताओ इसका संबंध किस वर्ष से है? अब मैं लिख रहा हूं एलएम सिंघवी का नाम, एलएम सिंघवी समिति। इसका संबंध किस वर्ष से है? आपने जीवी के राव का नाम सुना होगा। बोलो भाई, जीवी के राव समिति का संबंध किस वर्ष से? ये सारे के सारे हो गए। अब आप उठा लो, दो बचे हैं, एक तो बचे हैं आपके अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति, और एक साहब बचे हैं सबसे पहले वाले, जिनका नाम है बलवंत, गुजरात से बुलाए गए थे ये, बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो ये दोनों, ये जितनी भी समितियां हैं, इनके ईयर्स बताओ। गॉडगिल समिति का संबंध किस वर्ष से है? 1988 से। दांतेवाला का संबंध 1978 से। हनुमंत राव समिति का संबंध 1984। पीके थुंगन को उठाओ, अभी अभी मैंने बताया था 1988 से इनका संबंध है। एलएम सिंघवी सबको पता होगा, 86 है। जीवी के राव भी सबको पता होगा, 1985 है। अशोक मेहता 1970 है, और बलवंत राय मेहता 1957 है। यही समितियां आपके क्रम में सजाने के लिए दे देता है कि ईयर वाइज क्रम में सजाइए। सबसे पहले कौन सी समिति थी, इनमें से चार नाम उठा लेगा और सवाल ऐसे पूछ देगा। तो तैयार रहें, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। ये गलत हो जाएगा, गॉडगिल। और गॉडगिल मैंने कब बताया है? गॉडगिल 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 103 नंबर, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा ये कौन से प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में मिला है? वीपी सिंह तो थे नहीं, पीवी नरसिम्हा राव ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं थे, राजीव गांधी थे, लेकिन इनके समय में सफल नहीं हो पाया था। प्रयास इन्होंने जरूर किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। तो ये है पीवी नरसिम्हा राव साहब। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव के पास आओ जरा। पीवी नरसिम्हा राव सरकार, इस सरकार में जब आप आते हो तो आपको कई सारी जानकारियां मिलती हैं। सबसे पहली, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो इन्हीं के सरकार में ही आया था और पास भी हुआ था, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी किए थे। ये जो नरसिम्हा राव हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी एक्ट बना नहीं है, ध्यान दो, अभी ये है बिल। तो ये पहले जाएगा कहाँ? लोकसभा में। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा में ही बिल जाते हैं, कई सारे बिल ऐसे हैं कि पहले वो राज्यसभा में भी जाते हैं। ठीक, इसके बाद ये राज्यसभा में गया। तो लोकसभा से कब पास हुआ? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1992। राज्यसभा से कब पास हुआ? 23 दिसंबर 1992। इसके बाद ये गया 17 राज्यों के पास, 17 राज्यों की विधानसभा से इसे मान्यता मिली, मान्यता मिली। फिर ये जाता है हमारे राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति दे दी, और ये पूरा का पूरा विधान लागू होता है 24 अप्रैल को 1993 से पूरे भारत में लागू। ठीक है, यानी राष्ट्रपति ने कब इस पे स्वीकृति दी है? 20 अप्रैल 1993 को, और लागू कब हुआ है ये? 24 अप्रैल 1993 को पूरे के पूरे भारत में ये लागू हो गया। ये बात आप समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। ये तारीखें कुछ हैं, याद रखना। पीवी नरसिम्हा राव। 104 नंबर देखो, पंचायती राज संबंधी संवैधानिक संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी है? तो मैंने अभी कहा था 20 अप्रैल 1993 को, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 105। कहा गया है कि 1976 में सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? ये श्रीमती दया चौबे हैं, रामाकृष्णैया हैं, आर के खन्ना है, या फिर ननापीस हैं? ये दया चौबे हैं, श्रीमती दया चौबे, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको हाँ बैच में पढ़ाया है। नेक्स्ट देखो, एस बी मिश्रा की अध्यक्षता में पंचायत एवं सहकारी समितियों का कार्यदल का गठन कब किया गया? बात एस बी मिश्रा की आ गई है, तो एस बी मिश्रा की अध्यक्षता में कब बनाया गया था? 1961 में।
अच्छा, ये जो दया चौबे है ना, 1976 में ये समिति का गठन किया गया था दया चौबे की अध्यक्षता में। अच्छा, अगर हम ठीक 4 साल पहले जाएँ, 1972 में जाएँ, 1972 में, तो मुझे बताओ 1972 में कोई समिति बनी थी क्या? हाँ, बनी थी। एन रामाकृष्णय्या की अध्यक्षता में बनी थी। एन रामाकृष्णय्या की अध्यक्षता में बनी थी। और ये जो एन रामाकृष्णय्या की अध्यक्षता में बनी थी, ये दरअसल एक कार्यदल था। कार्यदल था। इस कार्यदल का नाम क्या है आपसे पूछा जा सकता है? सामुदायिक विकास सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर पंचवर्षीय योजना के लिए, या हम कहें योजना के सूत्रण पर गठित कार्यदल। ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? रामाकृष्णय्या की अध्यक्षता में। और कब बनाया गया? 1972 में। ठीक है। इसका नाम क्या है? तो आप बताओगे सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर पंचवर्षीय योजना के सूत्रण पर एक कार्यदल बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, 106 हो गया। 1961। अब देखो 107 नंबर। कह रहा है 1962 में जो न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल बना था, वो किसकी अध्यक्षता में बना था? ध्यान दीजिएगा, 1962 में न्याय पंचायतों पर एक अध्ययन दल बना था। कह रहा है कि ये किसकी अध्यक्षता में बना था? क्या जी आर राजगोपाल हैं इसके अध्यक्ष, बी ईश्वरन है, रामनाथन है, या ननापतीस हैं? ये हैं जी आर राजगोपाल। ठीक है। 108 नंबर देखो, कह रहा है कि वर्ष 1966 में, 1966 की बात कर रहा है, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रों पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ? ध्यान दें, 1966 में कह रहा है कि कौन था, किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, और यह है पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रों के लिए ये समिति बनाई गई थी। कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 108। जी रामचंद्रन होंगे, एस पी मिश्रा होंगे, या फिर जी आर राव होंगे? इसका उत्तर होगा जी रामचंद्रन। और 107 का उत्तर हो जाएगा जी आर राजगोपाल। ठीक है। 108 का हो जाएगा जी रामचंद्रन। नेक्स्ट देखो 109। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत टोटल कितने आर्टिकल्स थे? तो टोटल आर्टिकल्स पूछ रहा है आपसे। 16 अनुच्छेद थे। 16 अनुच्छेद। 243 से लेकर 243 ए बी सी डी डॉट 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 243 का ओ, और ए बी सी डी ओ तक जब आप आओगे तो ये होते हैं, ओ का जो रीजनिंग फिगर होता है वो होता है 15, और एक आर्टिकल ये है। तो टोटल हो गए 16। 16 अनुच्छेदों को ऐड किया गया था। ठीक। कहां से कहां तक? 243 से लेकर 243 के ओ तक। 109 का बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 110। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश। ध्यान दो, मैंने पंचायती राज नहीं कहा है, मैंने पूछा है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था उससे संबंधित सवाल पूछा है। अगर आपसे सवाल यही बदल दे और कहे कि 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो आप बताओगे राजस्थान के बगदरी में। राजस्थान के बगदरी में। ये बगदरी कहाँ था? जिला कौन सा है? जिला है नागौर। तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 1959 को सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है। तो पहली बार पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य है राजस्थान। और इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, लेकिन ध्यान दें, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर लागू हुआ था। ये तमिलनाडु है आपका, और यहां से ऐसे उठेगा, ये आंध्र प्रदेश है। ऐसे कुछ इस प्रकार से आता है, लंबा लंबा। ये है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर लागू हुआ था, लेकिन परमानेंट राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है। तो वापस आओ जरा क्वेश्चन में। इसमें 73वें की बात कर रहा है, पंचायती राज की बात नहीं कर रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है। 111 देखो, कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प अनिवार्य उपबंध के अंतर्गत नहीं आता है?
तो अनिवार्य उपबंध और यानी कि मैंने आपको पढ़ाए थे विवेकी उपबंध और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाए थे आदेशात्मक उपबंध। इनको बताया था। विवेकी का मतलब होता है कि ऐसे उपबंध जो राज्य के लिए छोड़ दिए गए हैं। स्टेट से कहा गया है कि भाई आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और उपबंध बनाओ। आदेशात्मक का मतलब होता है कि जो राज्य के लिए छोड़े ही नहीं गए हैं। सरकार ने साफ-साफ कहा है कि पंचायतों का गठन तो होना ही चाहिए। पंचायतें त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इस तरह के उपबंध आदेशात्मक में आ जाएंगे कि भाई वोट डालने का अधिकार सभी को होगा, सभी स्तर के लोगों को होगा। ये आदेशात्मक उपबंध हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में होगा ही होगा। ये आदेशात्मक उपबंध है। लेकिन वित्त आयोग की कार्यप्रणाली कैसी होगी? कितने सदस्य होंगे? उसकी संरचना कैसी होगी? ये विवेकी उपबंध है। ये राज्य अपने आधार पर इसका चयन करेगा। आपसे वही पूछा है कौन सा विकल्प अनिवार्य नहीं है? ग्राम स्तर पर ग्राम सभा हो ये अनिवार्य है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोग मत दे सकते हैं, ये भी अनिवार्य है। पंचायत के सभी स्तरों का कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम क्या हो, ये अनिवार्य नहीं है। इस माध्यम के चुनाव करने का अधिकार स्टेट को है, राज्य को है। ठीक है? हाँ, और राज्य ने व्यवस्था की है कि ग्राम पंचायत पर जो प्रधान होगा, वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। तो ये जो डी पार्ट है, ये अनिवार्य नहीं है, ये विवेकी उपबंध है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 112। 112 में क्या कह रहा है? 112 में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो पंचायती राज के आदेशात्मक उपबंध से संबंधित है? आदेशात्मक कौन है? पीआरआई। पीआरआई का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए, लेकिन ये आदेशात्मक नहीं है। ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य आदेशात्मक नहीं है, राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। वित्त आयोग की संरचना और क्रियाकलाप आदेशात्मक नहीं है, राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना ही होगा, ये हो गया आपका आदेशात्मक। यानी इतना आरक्षण तो देना ही होगा। इससे ज्यादा आप 50% आरक्षण दे दो, वो आपकी मंशा पर निर्भर करता है, वो स्टेट पर निर्भर करता है। ठीक है? 112 का डी पार्ट समझ पाए? अब नेक्स्ट देखो 113 नंबर। कह रहा है कि अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायतों को कुल कितने कार्यकारी विषय सौंपे गए हैं? पंचायतों को सौंपे गए हैं 29, 18 या फिर 30। कितने सौंपे गए हैं? पंचायतों के लिए बात कर रहा है और 11वीं अनुसूची की बात कर रहा है। आप बताओगे 29 29 विषय। ठीक है? और ये जो 11वीं अनुसूची है ना, इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखो 114। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? बताइए भाई। 243 का के पहला ऑप्शन नहीं लग रहा है मुझे तो, यही चुनाव से संबंधित है। इसी में है पंचायतों के चुनाव। चूंकि इसमें पंचायतों के चुनाव हैं, तो डी में होगा सीटों का आरक्षण। चूंकि डी में सीटों का आरक्षण है, तो आई में चला जाएगा वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन। और ओ में चला जाएगा अगर कोई चुनाव होता है, यानी कि चुनावी मुद्दे पर या चुनावी मसले पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आपसे पूछा था चुनाव से संबंधित अनुच्छेद बता दो, आप बता दोगे ए। नेक्स्ट देखो 115। पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार के संबंध में कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? ध्यान दीजिएगा, पंचायतों के प्राधिकार और पंचायतों की शक्तियां, इनके संबंध में कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? 243 का जी, 243 का ई, 243 का ए या फिर नन ऑफ दीस? बताइए। पंचायतों के प्राधिकार और शक्तियां, जब आप जी को पढ़ते हो ना 243 जी को, तो इसमें दिया है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व। अच्छा, 243 का जब आप ई पढ़ते हो तो इसमें दिया है पंचायतों का कार्यकाल। ठीक। 243 का जब आप ए पढ़ते हो तो इसमें ग्राम सभा के बारे में प्रावधान दिए हैं। तो आपसे शक्तियां प्राधिकार पूछा है, तो ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 116। संविधान का एक अनुच्छेद है
243 का एफ, एफ का मतलब होता है फेल, फेल का मतलब होता है अनर्हताएं, अनर्हताएं यानी कि कैसे कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं रह सकता है, इसके बारे में दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं अयोग्यता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, 243 का एफ, पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में ये बात करता है। तो अब मुझे बताओ ये किससे संबंधित है, कार्यकाल से तो होगा नहीं, सदस्यों की अयोग्यता से ही होगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। करारोपण की शक्ति से भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो 117, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो 11वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, बताइए भाई, ध्यान दें, कौन सा ऐसा विषय है जो 11वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। 11वीं अनुसूची में क्या है, यहां पर हैं पंचायतों के विषय, और ये दिए गए हैं आपको 29। और जब आप 12वीं अनुसूची पढ़ते हो तो इसमें दिए हैं नगर पालिका से संबंधित यानी कि अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित विषय दिए हैं, और ये दिए हैं टोटल 18। ये जो पहला ऑप्शन दिया है वधशाला, चर्मशाला, शाखाओं का विनियमन, ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है, 11वीं से नहीं है। पशुपालन डेयरी, ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है। लघु वनोपज 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं अनुसूची से संबंधित है। कह रहा है कि 11वीं अनुसूची से कौन नहीं संबंधित है, यही सही हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखो 118, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। नगरीय निर्धनता, ये है 12वीं अनुसूची से यानी कि नगर निकाय से संबंधित विषय है। अग्निशमन सेवाएं, ये भी 12वीं अनुसूची से संबंधित है यानी कि नगर निकायों से संबंधित एक विषय है। कांजी हाउस, ये भी 12वीं अनुसूची का विषय है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये 12वीं अनुसूची का नहीं है, ये है 11वीं अनुसूची यानी कि पंचायती राज का, पंचायती राज का। तो आपसे यही पूछा था पंचायती राज का विषय बताओ, तो आप टी पार्ट बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि यदि किसी राज्य की आबादी 20 लाख नहीं है तो फिर वो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन ना करे। जैसे अगर किसी की आबादी 20 लाख नहीं है, ध्यान दो, मान लो ये एक निकाय है, ठीक, ये क्या है, ये एक निकाय है, ध्यान दो। अच्छा, इस निकाय में हमने 3 भाग बांट दिए, और ये दरअसल ये 3 निकाय का एक स्ट्रक्चर है। ये जैसे मान लीजिए हो गया ग्राम पंचायत, ये हो गया जिला पंचायत, और ये हो गया क्षेत्र पंचायत। आपके सवाल में कहा गया है कि ऐसा राज्य जहां की आबादी 20 लाख ना हो, यानी कि ये कोई राज्य था, ये कोई पूरा का पूरा राज्य था, इस राज्य में ये 3 निकाय हैं, क्षेत्र पंचायत है, जस्ट वेट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर ले लो जिला पंचायत को, ये है जिला पंचायत, ये है क्षेत्र पंचायत, और ये है ग्राम पंचायत। तो अगर जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, अगर इस पूरे के पूरे गांव की आबादी, सॉरी राज्य की आबादी 20 लाख से कम हो, 20 लाख ना हो, तो फिर कहा गया है कि भाई ये क्षेत्र पंचायत का कोई काम नहीं होगा, केवल और केवल 2 निकाय रखो, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। सवाल आपसे ये कहा गया है कि ये बात कहीं किस अनुच्छेद में गई है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही क्या होगा, 119 का सही होगा 243 का बी आर्टिकल है। ठीक, इस बी में क्या कहा गया है, इस बी में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायतें। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, बी पार्ट 119 का बी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 120, पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने का अधिकार किसके पास है। पंचायतों की संरचना होनी है, इसके संबंध में उपबंध बनाने, उपबंध का मतलब होता है नियम बनाना है, तो नियम कहां पर बनते हैं, संसद में बनते हैं या फिर विधान मंडल में बनते हैं, बोलो भाई। सड़क पर तो बनते नहीं है, या तो संसद, केंद्रीय जो कानून होंगे वो संसद में बनेंगे साधारणतया स्थितियों में, और अगर आपातकाल जैसी परिस्थितियां आ गई हैं तो विधानमंडल के भी कानून बनने लगते हैं संसद में। लेकिन वो कंडीशन मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल साधारण परिस्थितियों की। तो पंचायत किसका विषय है, राज्य का विषय है। पंचायत के संबंध में उपबंध यानी कि नियम भी कौन बनाएगा, राज्य विधान मंडल बनाएगा, बोलो भाई। 120 का सही उत्तर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। 121 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 243 का सी के संबंध में गलत कथन कौन सा है, उसे पहचानो। 243 का सी, ये पूछा है आपसे। अब मुझे ये बताओ 243 के सी में पहला ऑप्शन पढ़ो। तीनों स्तरों के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाएंगे क्या? बताइए, फिर से समझो। तीनों स्तरों के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाएंगे, क्या ये सही है या गलत है? फिर दूसरा ऑप्शन में आओ, सभी सदस्यों को पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा, क्या ये सही है? ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष वैसे ही चुना जाएगा जैसे विधानमंडल चाहे, क्या ये सही है? प्रत्येक पंचायत में एससी एसटी के लिए स्थान आरक्षित होंगे। ये जो स्थान आरक्षण की बात है, ये 243 के डी में आता है। आरक्षण की बात यहां पर नहीं होगा, यानी कि 243 के सी के संबंध में गलत कौन सा है, यही गलत हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ पा रहे हो? हाँ। क्वेश्चन नंबर 120 में फिर से आओ। 120 का मैंने सही उत्तर क्या बताया था? विधानमंडल। ठीक है, और ये जो विधानमंडल मैंने बताया था कि ये कानून बनाता है। क्वेश्चन नंबर एक बार 119 में आओ फिर से। 119, जस्ट वेट, मैंने इसमें क्या बताया था? 243 का बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने दो तीन बातें और समझो। आर्टिकल उठा लो, अनुच्छेद ध्यान देना, 243 का बी क्या है इसमें? इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का संविधान। इसमें 243 के बी के जब आप फर्स्ट क्लॉज में आओगे तो इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं। इसमें एक बात कही गई है कि जो प्रत्येक राज्य है, प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन किया जाएगा, पंचायतों का गठन होगा। प्रत्येक राज्य में चूंकि पंचायतों का गठन होगा तो ये तीन स्तरों पर होगा, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, या फिर आप कह लो मध्यवर्ती स्तर पर। और जो सबसे ऊपर एक निकाय का गठन होगा वो होगा जिला स्तर पर। ठीक है, इसके अलावा ये तीन स्तर हो गए, ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। इसके अलावा दूसरे सब क्लॉज में कहा गया है, इसमें कहा यह गया है कि यदि किसी राज्य की आबादी आबादी 20 लाख से कम हो या फिर 20 लाख ना हो तो मध्यवर्ती पंचायत स्तर का गठन ना हो। साफ साफ बात कही गई है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 243 का बी। चूंकि 20 लाख की बात मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन ना हो, ये बात कही गई है 243 के बी में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 121 का हो जाएगा डी पार्ट। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 122। तो रहा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में एससी एसटी सहित कम से कम 1/3 महिलाएं हों, इसका संबंध किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिएगा फिर से, मैंने कहा कि ये बात कहाँ पे है, किस अनुच्छेद में है कि जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान होंगे उनमें एससी एसटी का जो आरक्षण होगा, उन आरक्षण सहित टोटल 1/3 महिलाएं होंगी। किस अनुच्छेद में है? 243 का डी का तीसरा है, पहला है, दूसरा है, या फिर नन ऑफ दीज है? आप बताओगे 243 के डी का तीसरा है। ठीक, अब इसको जरा एक बार गौर से देखो। अनुच्छेद ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान दीजिएगा। 243 का डी, इसमें आरक्षण की बात कही गई है, सीटों पर आरक्षण। तो जब आप पहला सब क्लॉज देखते हो तो इसमें कहा गया है एससी एसटी के लिए स्थान आरक्षित हों, स्थान आरक्षित हों। दूसरे क्लॉज में कहा गया है कि जो आरक्षित स्थान है, आरक्षित स्थानों में 1/3 स्थान एससी एसटी महिला का आरक्षण हो, महिला का आरक्षण। ठीक, एससी एसटी की अभी बात कर रहा है, भी सभी महिलाओं को नहीं लाया है। अब जब आप तीसरा पढ़ते हो, तीसरे में यह दिया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली
सीटों में 1/3 महिलाएं हों। ठीक है, 1/3 महिलाएं हों। ये बात आप समझ पा रहे हो? तीनों को ध्यान से समझो। पहले में कहा गया एससी एसटी के लिए स्थान आरक्षित हो, महिलाओं सॉरी केवल एससी एसटी के लिए स्थान आरक्षित हो। फिर महिला का मुद्दा आ गया कि भाई स्थान आरक्षित होने से कोई बात नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एससी एसटी की महिलाओं को भी आरक्षण दो। तीसरे मुद्दा ये आया कि भाई एससी एसटी का स्थान तो आरक्षित कर ही रहा होगा, इसके अलावा महिलाओं को भी डाल दिया, तो क्यों ना सभी महिलाएं डाल दी जाएं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरी जाने वाली सीटों में से 1/3 महिलाएं हों। ये बात डाली गई। ठीक है, हाँ वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। 122 का सही उत्तर हो जाएगा 243 का डी का तीसरा। नेक्स्ट देखो 123 नंबर, कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत अपने 5 साल तक बनी रहेगी। प्रथम अधिवेशन की तारीख से, विघटन की तारीख से गलत है, निर्वाचन की तारीख से ये भी गलत है, और ये होगा प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी। अच्छा ये कहां पर दिया गया है? अगर इसका अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो 243 का ई इसमें दिया गया है कार्यकाल में। नेक्स्ट देखो 124 का क्वेश्चन नंबर 124। 123 का सही उत्तर क्या था? ए पार्ट। 124 देखो, यदि कोई पंचायत अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए, ठीक, और उसे विघटित कर दिया जाए, तो उसके स्थान पर जो नई गठित पंचायत होगी उसका कार्यकाल क्या होगा? ध्यान दो, मान लो ये कोई पंचायत थी, ये अपना 5 साल के लिए काम कर रही थी, बीच में यहाँ पर जब ये पहुंची, 2 साल हुए इसको या 3 साल हुए, इसको भंग कर दिया गया। अब नई पंचायत आएगी, तो नई पंचायत कितने साल तक काम करेगी? ये 5 साल, सॉरी 5 नहीं, इसके जो पुरानी पंचायत थी, पुरानी पंचायत का जितना भी समय बचा था, सपोज करो इसके 3 साल हो गए थे, बचे हैं 2 साल, तो अब ये केवल और केवल शेष समय के लिए काम करेगी जो नई पंचायत आएगी। ठीक है, तो कार्यकाल विघटित पंचायत के शेष अवधि तक ही रहेगा, यही सही हो जाएगा ए पार्ट। 124 का सही उत्तर हो जाएगा हाँ ए पार्ट। ठीक है, जहां तक बात समझ पा रहे हो 124 का ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये कहाँ है? ये 243 के ई में, 243 का ई आर्टिकल। नेक्स्ट देखो 125, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल एक आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, 243 का आई। ठीक है, हाँ 243 का आई। अब इस 243 के आई को जरा यहां पर समझो। अनुच्छेद 243 का आई, ध्यान दो, ये जो 243 का आई है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन जब आप करोगे तो सबसे पहले क्लॉज में कहा गया है कि राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करे। साफ साफ कहा गया है। लेकिन एक बात इसमें और डाल दी गई है कि जो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 वाला, जैसे ही ये लागू होने के 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर पहला वित्त आयोग राज्यपाल की जिम्मेदारी होगी बनाए। ठीक, ध्यान दें, राज्यपाल किसे बनाएगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। कहा गया कि भाई 73वां संविधान संशोधन जैसे ही लागू हो, 24 अप्रैल को लागू हुआ था 1993 को, तो कहा गया कि 24 अप्रैल जो अगला वाला आएगा 23 अप्रैल 1994, तब तक पहला वित्त आयोग बना दिया जाए। साफ साफ हिदायत दे दी गई सरकारों को। तो जब सरकारों को हिदायत दे दी तो पहला राज्य वित्त आयोग हर एक ने लगभग लगभग 1 साल के भीतर भीतर बना लिया। इसके बाद फिर कहा गया है कि जब आप पहला वित्त आयोग बना लें, इसके बाद हर 5 साल में वित्त आयोग बनाए, वित्त आयोग बनाइए। तो खैर, हर एक राज्य अपने अपने अनुसार वित्त आयोग बनाता है। कुछ इसमें रियायतें भी दी गई हैं, तभी राज्य उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा राज्य वित्त आयोग नहीं बन पा रहा है। और जो आकस्मिक समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कोविड आ गया था, जैसे चुनाव होने लगे थे, इस वजह से सरकारें फिर नहीं बना पाती हैं, कुछ ऐसी जब आपदाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो 243 का आई, इसमें राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। अच्छा, एक और याद रखना, 243 का आई का चौथा, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो राज्य वित्त आयोग सिफारिशें देगा, सिफारिशें, ये किसकी सिफारिशें होगी? राज्य वित्त आयोग की।
जो भी राज्य वित्त आयोग सिफारिशें देगा, वो सिफारिशें विधानमंडल के पटल पर रखी जाएंगी। रखी जाएंगी। सवाल ये है कि कौन रखवाएगा? क्या राज्य वित्त आयोग की इतनी हिम्मत है कि वो रखवा दे? नहीं, ये रखी जाएंगी राज्यपाल के नाम से। ठीक है, वाया राज्यपाल। तो राज्यपाल के ही द्वारा ये रखवाई जाती हैं। तो राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष इनको रखवाता है। खैर, इसमें अब आप आओ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 243 का आई का चौथा, 125 का ए पार्ट। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 125 का ए पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के एम। एम मतलब क्या है? एम मतलब है मनाही। यानी कि जो ये आप पंचायती राज पढ़ रहे हो, पंचायती राज, ये कुछ राज्यों में लागू नहीं होता है। कौन कौन से राज्य हैं? आओ देखो, कुछ राज्यों में लागू नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 243 की एम की। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है पंचायती राज का कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये लागू नहीं होता है? तो क्षेत्र हैं आपका पूर्वोत्तर वाले, जैसे नागालैंड हो गया, जैसे मेघालय हो गया, जैसे मिजोरम हो गया। ठीक, इसके अलावा मणिपुर भी हो गया। मणिपुर के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मणिपुर के जिला परिषद वाले क्षेत्र, वाले क्षेत्र, या फिर आप पश्चिम बंगाल जब जाओगे तो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, दार्जिलिंग का गोरखा पर्वतीय परिषद, पर्वतीय परिषद वाले क्षेत्र, यहाँ पर पंचायती राज को लागू नहीं किया जाता है। तो वापस आओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 243 के एम में इन सब का वर्णन है, लेकिन उत्तर प्रदेश का वर्णन नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जाता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 का घा, घा का मतलब है डी, डी का मतलब अब यहाँ पर आरक्षण की बात की गई होगी। कह रहा है कि 243 के घा की कोई बात अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगी, क्योंकि इसका संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक बार फिर से पढ़ो जरा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सवाल में कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद है 243 का घा, यानी कि आरक्षण की बात हो रही है। ठीक, तो 243 के घा यानी कि आरक्षण की कोई भी बात कहाँ लागू नहीं होगी? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आरक्षण दिया जा रहा है ना एससी को, अरुणाचल प्रदेश में एससी की आबादी है नहीं, इसलिए। तो इसका संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 82वां है, 83वां है, 84वां है, या फिर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 127, इसका सही उत्तर होगा 83वां। ध्यान दो, 83वां, 83rd। एक संविधान संशोधन हुआ था सन 2000 में, ईयर भी याद रखना। ये है 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, ये जो 83वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में एससी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। एससी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है, समूची जनसंख्या यहाँ पर जनजातीय है, जनजातीय है। तो अनुसूचित जातियां तो है नहीं, अनुसूचित जनजातियां हैं। तो यहाँ पर फिर एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये हो जाएगा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम में कहा गया है? ये कहा गया है 83 में। नेक्स्ट देखो, 128 कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और उसकी पदावधि ये किसके द्वारा बनाई जाती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त ये राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा, और इसकी जो सेवा शर्तें होंगी, पदावधियां होंगी, ये सारा का सारा डिफाइन करता है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, चूंकि सेवा शर्तें बनाई जा रही है, नियम कायदे कानून बनाने का अधिकार या तो संसद को होता है या फिर विधानमंडल को होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विधानमंडल। ठीक है, 129 देखो,
कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में गलत कथन की पहचान करो। पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी प्रकार के उपबंध बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। हाँ, ये ठीक है। निर्वाचनों से संबंधित उपबंध कौन बनाता है? विधानमंडल। राज्य निर्वाचन आयोग को अपने कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और ये कर्मचारी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगा। ये गलत हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए राज्यपाल उपलब्ध कराएगा। ये गलत है। अगला पढ़ो। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हटाने के लिए, वही प्रक्रिया इसको हटाने के लिए होती है। सही है। तो गलत पूछ रहा था, यही गलत हो जाएगा। ठीक है। 243 के की बात हो रही है। देखो इसमें मैं आपको 2-3 प्रावधान बता देता हूँ। क्वेश्चन है 129 और इसमें किस अनुच्छेद की बात हो रही है? 243 के की। जब आप अनुच्छेद 243 के को पढ़ते हो तो इसमें एक बात साफ-साफ लिखी है। पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक? ये 243 के में दिया गया है। अब यहाँ पर 243 के का तीसरा क्लॉज उठाओ। मैं पहले और दूसरे को नहीं उठा रहा हूँ, सीधे तीसरा। इसमें कहा गया है एसईसी के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इसमें कहा यह गया है कि भाई जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग कई सारे कार्यों को करता है, चुनाव करवाता है। तो कार्यों को करने के लिए इसके पास अपने अधिकारी थोड़ी ना होते हैं, अपने कर्मचारी कितने होंगे इसके पास? तो इसको ज़रूरत होती है कर्मचारियों की, ठीक? तो ये जो कर्मचारी है, ये उपलब्ध कराता है राज्यपाल। हालाँकि होते ही राज्य सरकार के ही कर्मचारी हैं, लेकिन राज्यपाल के ही नाम से इसको उपलब्ध कराए जाते हैं। अच्छा, अब एक चौथा क्लॉज़ और याद रखना। ये चौथे में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कोई पंचायत है, पंचायत के निर्वाचन होते हैं, तो निर्वाचन से संबंधित कोई नियम बनाना है, उपनियम बनाना है, कुछ भी करना है, यानी कोई उपबंध बनाना है, तो वो विधानमंडल बनाएगा। ठीक है? यहाँ से बी पार्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 130 कह रहा है कि पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मसलों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? रोक लगानी है तो आपने 243 का ओ पढ़ा होगा। ठीक? ओ यही है पंचायतों के निर्वाचनों के मसले पर न्यायालय का रोक, यानी कि न्यायालय को रोकता है। यही सही हो जाएगा 243 का ओ। 131 देखो। पंचायती राज व्यवस्था में किसे मध्यवर्ती निकाय कहा गया है? तो मध्यवर्ती निकाय किसे कहा गया है? ये मान लीजिए पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा है। ये है शीर्ष निकाय। शीर्ष निकाय कौन सा होगा? जिला पंचायत। ये है मध्यवर्ती निकाय। मध्यवर्ती निकाय कौन सा होगा? खंड पंचायत। ये है निचला निकाय। कौन सा होगा? ग्राम पंचायत। ठीक है? तो आपसे पूछा है मध्यवर्ती, आंसर हो जाएगा खंड पंचायत। ठीक? नेक्स्ट देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों में कुल स्थायी समितियों का प्रावधान है। तो ये जो स्थायी समितियां हैं वो कुल कितनी हैं? पंचायतों की पंचायतों की स्थायी समितियां। ठीक है? जब भी कभी पंचायतों की स्थायी समितियों की बात करेगा तो आप बताओगे 6 स्थायी समितियां हैं। और ये 6 स्थायी समितियां मैंने आपको कई-कई बार बताया है। मैंने आपसे कहा था NEPCHW ये स्थायी समितियां हैं। 3 ये समितियां हैं, 3 ये समितियां हैं। इनको अलग-अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 3 समितियां हैं, इनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान, इसका सभापति होता है। और ये जो 3 समितियां हैं, इनका जो सभापति होता है, वो पंचायत का सदस्य होता है। बोलो भाई, समझ में आया? अच्छा, अब ये NEPCHW क्या है? N फॉर हो गया नियोजन समिति। बोलो भाई। E फॉर हो गया एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा समिति। तो आपसे अगर पूछे कि शिक्षा समिति का सदस्य का सभापति कौन होता है? प्रधान। नियोजन समिति का सभापति कौन होता है? प्रधान। और ये पी का मतलब है प्रशासनिक समिति। तो आपसे अगर पूछे प्रशासनिक समिति का भी सभापति कौन है? आप बताओगे प्रधान। अब यहाँ पे आ जाओ। सी फॉर हो गया कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य समिति। एच फॉर है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य समिति। और डब्ल्यू फॉर क्या है? डब्ल्यू फॉर है वर्क यानी कि ये तो वाटर होना चाहिए, ये वर्क नहीं होगा, यहाँ वाटर होना चाहिए। सी एच डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब हो गया वाटर, वाटर का मतलब क्या है? जल समिति। ठीक है, तो ये जो तीन समितियां हैं, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य समिति और जल समिति, वाटर कमेटी, इन समितियों का जो अध्यक्ष होता है वो पंचायत का कोई भी सदस्य बन सकता है, निर्वाचित सदस्य। और यहाँ पर सभापति जो भी होगा वो प्रधान ही होता है इन तीन समितियों का, ध्यान रखिएगा। और टोटल ये तीन टोटल है 6 समितियां। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 132 का सही उत्तर हो जाएगा 6। 133 देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। 133 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करो और मुझे बताओ कि इनमें से सही कथन कौन सा है। ग्राम प्रधान का जब ग्राम पंचायत का जब प्रधान चुना जाता है तो फिर उसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है, पहले होती थी 30 साल, लेकिन अब नहीं, अब 21 साल कर दिया गया है। तो पंचायत का अगर आपको सदस्य भी बनना है, जिला पंचायत का सदस्य बनना है, आपको 21 साल का होना पड़ेगा। प्रधान का जो चुनाव होता है, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वो करते हैं? नहीं, ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं। ग्राम सभा के जो भी मेंबर्स होते हैं, जिनका निर्वाचन नामावली में नाम होता है, वो सारे के सारे लोग करते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ग्राम प्रधान पंचायत स्तर की शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, हाँ ये सही है। अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था, ग्राम प्रधान ये सभापति होता है एजुकेशन समिति का, शिक्षा समिति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अच्छा, प्रधान का चुनाव ये स्वाविवेकी अधिकार है या फिर आ, ये आदेशात्मक अधिकार है, या हम कहें ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वह स्वाविवेकी उपबंध है या फिर आदेशात्मक उपबंध है राज्य के लिए? बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे। नेक्स्ट देखो 134, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र पंचायत की रचना में शामिल नहीं है? बताइए, क्षेत्र पंचायत की रचना में कौन शामिल नहीं है? अब यहां से देखो, मैं बात कर रहा हूं अधिनियम अधिनियम 1961 की, 1961 की। ये है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम। ठीक है, यह जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अधिनियम है। इसमें एक धारा है, धारा नंबर 6। ये जो धारा 6 है, यही बात करती है क्षेत्र पंचायत की संरचना की। क्षेत्र पंचायत की संरचना की। क्वेश्चन ये उठा कि भाई क्षेत्र पंचायत की संरचना किससे किससे मिलकर बनी होती है? तो सबसे पहले आप बताओगे, क्षेत्र पंचायत का अपना एक होता है प्रमुख। ठीक है, यही क्षेत्र पंचायत का पीठासीन अधिकारी होता है। बोलो भाई। दूसरी बात आप मुझे बताओगे, क्षेत्र पंचायत में यानी खंड विकास खंड में जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं, उन ग्राम पंचायतों के प्रधान इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद जो संसद होती है और विधान मंडल होता है, उस क्षेत्र पंचायत में जो भी लोग आते हैं, निर्वाचक नामावली में शामिल हों या फिर संसद सदस्य के अंतर्गत वो क्षेत्र आ रहा हो, तो संसद या फिर विधान मंडल के सदस्य भी इसके होते हैं सदस्य। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत के अपने खुद के सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ध्यान दो। अ, क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य, तो ये लोग क्षेत्र पंचायत की रचना करते हैं। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। एक मिनट, क्षेत्र पंचायत की रचना में कौन शामिल है? क्षेत्र पंचायत का प्रमुख तो होता ही है, खंड के ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं ना, यहाँ हो जाएगा प्रधान। ये गलत हो जाएगा, ये भी सही है, ये सारे के सारे सही है। खंड के निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 134 का बी। नेक्स्ट देखो 135, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के तीसरे चरण की कालावधि बताओ। तीसरा चरण पूछ रहा है,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चरण, ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपने चरण पढ़े होंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के चरण, विकास के चरण। मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के चरण कितने हैं टोटल? 6 हैं। अच्छा, ये जो 6 हैं ये कौन-कौन से हैं? सबसे पहला 1947 से 1952-53 पहला चरण है। दूसरा 1953-54 से लेकर 1959-60 तक दूसरा चरण है। तीसरा चरण है 1960-61 से लेकर 1971-72 तक तीसरा चरण है। चौथा है 1972-73 से 1981-82 तक चौथा है। पांचवा चरण जाएगा आपका 1983-84 से लेकर 1992-93 तक, और छठा चरण जाएगा 1993-94 से लेकर अब तक। ठीक, तो ये चरण है टोटल 6, इनको याद रखिएगा। अच्छा, इसमें आपसे तीसरा पूछा है तो 1960-61 से लेकर 71-72 तक। वापस आओ, तीसरा पूछा है 1960-61 से लेकर 71-72 तक। डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 136 कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन ये कब किया है? 1955 में तो किया नहीं है, 95 में किया है प्रशासनिक सुधार। अच्छा, एक ईयर और याद रखना आप, एक ईयर है 1997। उत्तर प्रदेश में क्या घटित हुआ पंचायतों से संबंधित? हुआ ये कि जो 32 विभाग थे, 32 विभागों ने कुछ कार्यों को चिन्हित किया। ठीक, 32 विभागों ने कार्यों को चिन्हित किया, और ये जो चिन्हित किए गए कार्य थे इनको पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया गया, संस्थाओं को सौंपा गया। तो ये कांड कब हुआ था? 1997 में हुआ था, और ये सब किसके निर्देशन में हो रहा था? कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। उन्हीं की सिफारिश के आधार पर, या हम कहें उन्हीं की निगरानी के आधार पर 32 विभागों के कार्यों को चिन्हित करके पंचायती राज को, या हम कहें पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही 1995। 137 देखो, किस वर्ष उत्तर प्रदेश के 32 विभागों के कार्यों को चिन्हित करके पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए थे? आंसर होगा 1997। 138 देखो, कह रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के संबंध में प्रथम चरण सही है। मैंने आपको चरण बताए थे, वापस आओ जरा यहाँ पे। ये पहला है 1947 से 52-53 पंचायतों के विकास के चरण। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 1947 से 52-53 डी पार्ट सही होगा, यही है पहला चरण। नेक्स्ट देखो 139, प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब संपन्न हुई? पंचायतों की स्थापना ये कब हुई थी? 1949 को हुई थी, 15 अगस्त था, 15 अगस्त। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर देखो जरा, तारीख थी 15 अगस्त, 15 अगस्त 1949। गौर करें, हुआ क्या? हुआ ये, पंचायतों की स्थापना हुई, पंचायतों की स्थापना हुई। अच्छा, 35,000, ध्यान दीजिएगा, लगभग 35,000 पंचायत बनाई गई थी, पंचायतों की स्थापना की गई। इसके अलावा 8,000 पंचायत अदालतें बनाई गईं, अदालतें बनी थी। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 139 का सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, 1949। अब देखो 140 कह रहा है कि पंचायतों का जो दूसरा आम चुनाव हुआ था ये हुआ था कब? 1955 में। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक महिला का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और ये महिला होनी चाहिए अनुसूचित जाति यानी एससी की? ये कब निर्णय लिया गया था? ये निर्णय लिया गया था 1988 में। ठीक, 1988 जो वर्ष है काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए पंचायती राज के विषय के संबंध में, तो 1988 का को याद रखोगे। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हुई 1988 में? ग्राम पंचायत के लिए सिक्स्थ, छठे सामान्य निर्वाचन हुए। ठीक, ग्राम पंचायत के लिए छठे सामान्य निर्वाचन हुए। अच्छा, इसी वर्ष हुआ क्या
कि जो अधिनियम था पंचायती राज संबंधी, उस अधिनियम में संशोधन किया गया। अधिनियम में संशोधन किया गया। अच्छा, ये जो संशोधन किया गया था, इसमें कई सारे अलग-अलग प्रावधान आए थे। जैसे इसमें सबसे पहली बात कही गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर सदस्य पदों पर 30% महिला हों, यानी 30% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हों। इसके अलावा इसमें एक निर्णय और लिया गया। इसमें कहा गया कि प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक महिला एससी हो। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि एक महिला एससी ग्राम पंचायत में होनी चाहिए। ये कब निर्णय लिया गया था? 1988 में। और महिलाएं 30% हों, ये भी कब निर्णय लिया गया? 1988 में। और पंचायतों के छठे सामान्य निर्वाचन भी कब हुए? 1988 में। ठीक है, और जब आप 1988 के एक साल और आगे बढ़ते हो 1989, तो आपको पता होगा ये साल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष आई थी जवाहर रोजगार योजना। आप याद कर पा रहे हो कुछ? जवाहर रोजगार योजना आई। और अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि जवाहर रोजगार योजना, ये उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों के 6 चरण थे, उन 6 चरणों में से किस किस चरण में पंचायतों के लिए जवाहर रोजगार योजना का अनावरण किया गया था? तो बताओ मुझे, कौन सा चरण था? पहला था, तीसरा था, पांचवा था, या फिर छठा था? ऑप्शन ये है आपके, पहला, तीसरा, पांचवा चरण या फिर छठा चरण। मुझे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 142। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 ये पूरे राज्य में कब लागू हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न अब आपको पता होंगे या रट गए होंगे। 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए मानदेय शासन की ओर से साल में कितनी बैठकों के लिए पास होता है? 12 बैठकों के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए, या फिर 15? बात हो रही है ग्राम पंचायत के सदस्य की, तो आंसर होगा 12 बैठक। आओ देखो, ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं मानदेय की। गौर करना, मानदेय कुछ लोगों को मासिक दिया जाता है, मासिक आधार पर। और मानदेय कुछ लोगों को प्रति बैठक के हिसाब से दिया जाता है। जिनको मासिक आधार पर मिलता है, उनमें से हैं ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत का प्रधान है। इसे मासिक वेतन मिलता है 5,000 रुपया, मंथली, मासिक। एक सदस्य, एक और शख्स है जिसका नाम है क्षेत्र पंचायत का प्रमुख। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, इसे मासिक वेतन मिलता है 11,300 रुपए। एक शख्स और है जिला पंचायत का अध्यक्ष। इसे मासिक वेतन मिलता है 15,500 रुपए। ठीक, ये तो मासिक वेतन वाले हो गए। अब प्रति बैठक के हिसाब से कुछ लोगों को मिलता है, जैसे सदस्य है अगर जिला पंचायत का, तो इसे हर एक बैठक के हिसाब से पैसा मिलता है, 1,500 रुपया प्रति बैठक मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें सदस्य क्षेत्र पंचायत की क्षेत्र पंचायत की, तो इसे मिलता है 1,000 रुपया प्रति बैठक। अगर हम बात करें सदस्य ग्राम पंचायत की, तो इसे बैठक का मिलता है 100 रुपया प्रति बैठक, ग्राम पंचायत के सदस्य को मिलता है। सवाल में आपसे ये पूछा था कि कितनी बैठकों का पैसा ग्राम पंचायत के सदस्य को मिलता है। मुझे बताओ, ग्राम पंचायत की एक महीने में कितनी बैठक होती है? एक। ग्राम सभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत की एक महीने में एक बैठक, तो फिर 12 महीने में, 12 माह में 12 बैठक, यानी एक साल में 12 बैठक। बोलो भाई, 12 महीने एक साल होते हैं, एक साल में 12 बैठक। हर बैठक में 100 रुपया, तो कितनी बैठकों का पैसा इसके पास आएगा? 12 बैठकों का, यानी कि 1,200 रुपया सालाना पैसा मिल गया ग्राम पंचायत के सदस्य को। ठीक है, हाँ। तो कितनी बैठकों के लिए पैसा पास होता है? 12। अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, सदस्य जिला पंचायत का अगर है, तो उसे कितना रुपया सालाना पैसा मिलेगा? ये मुझे आप कैलकुलेट करके बताओ। वापस आ जाओ, सही उत्तर होगा 12। नेक्स्ट देखो 144। वर्तमान में
पंचायतों के गठन के लिए न्यूनतम कितनी आबादी होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। पंचायतों की मैंने बात की है, तो पंचायतों का सबसे निचला स्तर उठा लो, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के संदर्भ में अगर आप बात करोगे तो वर्तमान में 1000 चल रहा है। ठीक है? हाँ। अच्छा, यही 2 प्रश्न मुझे और बता दो, रिपीट करा दूं। ये तो ग्राम पंचायत की बात हो गई। ठीक। सबसे पहला मुझे प्रश्न बताओ कि जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य 50,000 की आबादी पर निर्वाचित होता है। याद रखिए, ये आबादी पर निर्वाचित होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई जिला पंचायत की। अब मुझे क्षेत्र पंचायत में बता दो। क्षेत्र पंचायत का प्रत्येक सदस्य ये कितनी आबादी पर निर्वाचित होता है? 2000 आबादी पर, आबादी पर निर्वाचित होगा, निर्वाचित होगा। दोनों को याद रखना, जिला पंचायत में एक सदस्य 50,000 की आबादी को लीड करता है, जबकि क्षेत्र पंचायत में एक सदस्य 2000 की आबादी को लीड करता है। अब आ जाओ ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत में अगर 1000 आबादी है तो उससे 9 सदस्य निकल के आएंगे। 2000 तक आबादी में 11 सदस्य होंगे, 3000 तक आबादी में 13 सदस्य होंगे, और अगर आबादी 3000 से ज्यादा है तो ग्राम पंचायत में 15 सदस्य होंगे। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा 1000। अब नेक्स्ट देखो, 145। यूपी पंचायत राज नियमावली 1947 के किस नियम संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत का जब कोई सदस्य प्रश्न पूछता है तो उससे 10 दिन पहले प्रधान को सूचना देनी होगी? ध्यान दीजिएगा, 10 दिन पहले। ये लिखित रूप से लिखा गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। प्रधान को ये छूट भी होती है कि वो बिना सूचना दिए भी अलाउ कर सकता है कि भैया किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, है ना? ऐसा भी कह सकता है, लेकिन नियमावली में ये लिखा गया है तो आप इसको याद रखोगे। ये कौन सा नियम है? नियम संख्या है 39। ठीक। अब यहां पर मैं कुछ आपको नियम बता देता हूं। जैसे, मैं धाराओं की बात नहीं कर रहा हूं, दरअसल मैं बात कर रहा हूं संयुक्त प्रांत पंचायत राज नियमावली की। नियमावली ये 1947 की नियमावली है। ठीक। अधिनियम भी है 1947 का और नियमावली भी 1947 की है। इसमें एक नियम है, नियम संख्या 39। इस नियम में साफ साफ लिखा है कि प्रश्न या फिर प्रस्ताव अगर कोई पंचायत का सदस्य लाना चाहता है तो इसकी उसे सूचना पहले से देनी होगी। अच्छा, मान लेते हैं, यहां पर समझो, मान लेते हैं ये कोई सदस्य है, ये ग्राम पंचायत का कोई है सदस्य। ध्यान देना, ये ग्राम पंचायत का कोई सदस्य है। यदि ये बैठक में कोई प्रश्न पूछना चाहे, मान लो कोई बैठक हुई और उस बैठक में ये चाहता है कि ये प्रश्न पूछे, इस बैठक में ये प्रश्न पूछे, ये चाहता है, या फिर ये कोई प्रस्ताव पेश करना चाहता है, पेश करना चाहे, तो क्या होगा? तो होगा ये कि इसे 10 दिन पहले, 10 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। इसकी सूचना ये देगा। देगा किसे? ये देगा प्रधान को, या फिर प्रधान ना हो तो उप प्रधान को भी दे सकता है, या उप प्रधान भी ना हो तो फिर पंचायत के मंत्री को देगा, यानी कि जो सेक्रेटरी होता है उसे देगा, और कहेगा भैया हमको प्रश्न पूछना है और ये या तो ये प्रस्ताव लाना है हमको। तो ठीक है, प्रधान अनुमति दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, लेकिन करता धरता प्रधान ही है। ठीक है? तो ये है, 10 दिन पहले इसको सूचना देनी होगी। नियम संख्या याद रखिए, कौन सा है? 39। एक नियम और याद रखना, नियम संख्या है 40। नियम संख्या 40, ये आपका दूसरा मैंने ऑप्शन उठाया है। ठीक। नियम संख्या 40, इसमें क्या लिखा है? 40 में, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत के ने कोई निर्णय लिया, के निर्णय पर पुनर्विचार या पुनः विचार। मान लो ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत में कोई निर्णय लिया, अब कुछ सदस्य चाहते हैं कि वो निर्णय बदल जाए, निर्णय पर पुनः विचार हो, तो पुनः विचार का प्रावधान क्या होगा? इसका प्रावधान देखो,
इसमें कहा गया है कि मान लो कोई ग्राम पंचायत है, ठीक? ये है कोई ग्राम पंचायत, गौर करना। इस ग्राम पंचायत ने कोई निर्णय ले लिया, बात समझना। अच्छा, अब अगर इसने कोई निर्णय लिया है, तो जिस तारीख को निर्णय लिया है, इस तारीख से 3 माह तक इस मसले पर विचार हो सकता है, इसके बाद विचार भी नहीं होगा। 3 माह तक इस मसले पर विचार होगा कि भाई निर्णय बदला जा सकता है, तो 3 महीने का समय दिया जाता है। इस स्थिति में होगा क्या? होगा ये कि अगर निर्णय पर विचार करना है, तो टोटल सदस्यों का 2/3 लिखित रूप से अनुमति देंगे, तभी इस पर पुनर्विचार होगा। अनुमति दें, तभी इस पर पुनर्विचार हो सकेगा। यहाँ तक बात समझ पाए? अब एक बात और समझो। नियम संख्या दिया है 50। 50, अब 50 को भी देख लो, 41 को भी छोड़ते हैं। नियम संख्या 50, नियम संख्या 50। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया ये है कि जो समिति है, समिति का अध्यक्ष कौन होगा और साथ ही साथ उसका सेक्रेटरी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि कोई भी समिति हो, समिति का पदेन अध्यक्ष प्रधान होगा, ठीक है? प्रधान के बारे में ये भी कहा गया है कि ये प्रधान 2 या 2 से अधिक समितियों का अध्यक्ष भी हो सकता है, भी होगा। अच्छा, इसमें एक बात और कही गई है कि जब भी कभी समितियां बैठेंगी, समितियों का कार्य होगा, समितियों के कार्य करते समय अगर कोई निर्णय इनसे लिया जाना है, तो निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अच्छा, अगर बहुमत में गोट फंस गई का मतलब मान लीजिए समिति में 6 सदस्य थे, 6, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बहुमत के आधार पर निर्णय होना है, तो बहुमत तो ऐसे रहा ही नहीं। अब मुझे बताओ मामला टाई हो गया, तो इस स्थिति में नियम संख्या 50 कहता है कि फिर बुलाया जाएगा प्रधान को, यानी कि समिति के अध्यक्ष को, प्रधान को, और कहेगा चाचा मामला फंस चुका है। तो चाचा फिर क्या करेंगे? कास्टिंग वोट करेंगे, यानी कि निर्णायक मत देंगे। बहुमत के आधार पर फैसला होगा, और अगर मामला फंस गया तो फिर निर्णायक मत निर्णायक मत देने का अधिकार देने का अधिकार अध्यक्ष का होगा। ठीक है? यहां तक बात समझ पा रहे हो? एक बात और याद रखना, बात यह है कि कोई भी समिति हो, उत्तर प्रदेश के संबंध में, चूंकि आप उत्तर प्रदेश को ही पढ़ रहे हो, तो समिति अपनी कार्यवाही हिंदी में करेगी। हिंदी, और उसकी लिपि क्या होनी चाहिए? लिपि होनी चाहिए देवनागरी। यानी समिति अपनी कोई भी कार्यवाही करेगी तो वो हिंदी में करेगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 145 का सही उत्तर हो जाएगा 39। अब नेक्स्ट देखो, 146, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ये कब बना? ये तो सिंपल सा सवाल है, 23 अप्रैल को बना था। ये गलत हो जाएगा, 1994 ये सही होगा, 23 अप्रैल 1994। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राज्यपाल, और वो उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो 6 साल या फिर 70 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन 70 दिया है, राज्यपाल और 70, डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 148, कह रहा है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अपनी बैठकों की कार्यवाहियां एक संक्षिप्त विवरण किस भाषा में रखेंगी? ये हिंदी में रखती है, हिंदी। और ये नियम संख्या क्या है? नियम संख्या है 36। ध्यान दीजिएगा, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो मैंने अभी लिखा है ना नियम संख्या 50, ये समितियों के संबंध में है। ये जो लिखा है मैंने, समितियां अपनी कार्यवाही हिंदी में करेंगी, लेकिन सवाल बदल गया है। सवाल में कह रहा है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अपनी कार्यवाही करेंगी हिंदी में। कौन सा नियम संख्या है? 36, याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, एक बात और मैं यहीं पर आपसे डिस्कस कर दूं। यहां पर आओ जरा, देखो, ये जो नियम संख्या 36 है ना, 36 में कहा गया है कि ग्राम सभा हो या ग्राम पंचायत हो, ये अपनी जो कार्यवाही है वो हिंदी में करेगी।
अच्छा, ये जो कार्यवाही है, बैठक की कार्यवाही, इस कार्यवाही को लिखा भी जाएगा, तो पत्र संख्या 8 में लिखा जाएगा। 8 में इस कार्यवाही को लिखो। जब लिख जाए, तो फिर 7 दिनों के भीतर इसे निर्धारित अधिकारी को भेजो। निर्धारित अधिकारी को जो भी कार्रवाई हुई है, उसे भेजो। ठीक? अब जब ये जो निर्धारित कार्रवाई भेजी जाएगी, तो कार्रवाई भेजी जाएगी निर्धारित अधिकारी को। ये अधिकारी कौन होगा? ये होगा सहायक विकास अधिकारी। सहायक विकास अधिकारी पंचायत, इसे भेजी जाती है। फिर से समझ लो। नियम संख्या 36 कहती है कि ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा, इसकी कार्यवाही हिंदी में होनी चाहिए। कंफ्यूज मत होना। जबकि समितियों की कार्यवाही का विवरण नियम संख्या 50 में है। इसमें कहा गया है कि कार्यवाही हिंदी में होनी चाहिए। इस कार्यवाही को पत्र संख्या 8 में लिखा जाना चाहिए। 7 दिनों के भीतर निर्धारित अधिकारी को भेजो, जो कि होगा सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्वेश्चन नंबर 148 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 149 कह रहा है कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में राज्य निर्वाचन आयोग को परिभाषित किया गया है? यही हो जाएगा। कई कई बार मैंने इसको बताया आपको। 150 देखो, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के 2015 के सामान्य निर्वाचन के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपको सबसे पहले तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पता हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त, जस्ट वेट, क्या कह रहा है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके सबसे पहले तो आपको नाम पता हो। टोटल 7 हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हैं रामदास सोनकर, दूसरे हैं यशपाल सिंह। इनका क्रम याद रखना पूछा जा सकता है सजाने के लिए। तीसरे हैं अपरमिता प्रसाद सिंह। चौथे हैं राजेंद्र भौनवाल। राजेंद्र भौनवाल। पांचवें हैं सतीश कुमार, सतीश कुमार अग्रवाल। छठे हैं मनोज कुमार, अभी जो रिटायर हो गए हैं, फरवरी में शायद हुए थे। फरवरी 2024 में संभवतः, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 2024 में ही कुल मिला के ये रिटायर हुए हैं, मनोज कुमार। ठीक है। और सातवें हैं, अभी अभी बने हैं, ये मनोज कुमार के बाद बने हैं 2024 में ही। इनका नाम है सतीश कुमार, सॉरी, इनको तो लिख चुका हूं। इनका नाम है राज प्रताप सिंह। ठीक। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि 2015 के जो पंचायतों के निर्वाचन हुए थे, उस समय कौन था आयुक्त? तो इनको उठा लो, सतीश कुमार अग्रवाल को। सतीश कुमार अग्रवाल को जब आप उठाओगे, तो सतीश कुमार अग्रवाल, इनका जो कार्यकाल रहा है 2012 से लेकर 17 तक रहा है। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज हुए थे चुनाव 2015 के, वो हुए थे सतीश कुमार अग्रवाल के काल में। ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 150 तक हैं क्विज के, जो आपके एप्लीकेशन में क्विज चल रही हैं। इसको अटेम्प्ट करने के लिए फ्री में आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो। कोर्स से एनरोल हो या ना हो आप हमारे, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। धन्यवाद।